हेलो एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने अपने यूनिट 4 तक का सब कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। इनके हिसाब की कोई भी वीडियो गई हो तो आप अगेन हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एंड आज के इस यूनिट में जो कि यूनिट 5 है, इसमें हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। उनमें से जो पहला चैप्टर है, इट इज अबाउट इंडियन इथॉस इन मैनेजमेंट। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं फॉर नोट्स और अपडेट्स, या फिर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं। ओके, अभी शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। Ethics in management refers to the moral principle and values that guide behavior and decision making in business. So यहाँ से यहाँ तक में वो क्या कह रहे हैं कि एथिक मैनेजमेंट में मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं और वैल्यूज होते हैं जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर को और डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज एक बिजनेस के अंदर। ये इंश्योर करता है कि फेयरनेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इंटेग्रिटी बड़ा मतलब मेंटेन की जाए एक प्रोफेशनल सेटिंग में। ठीक है, नेचर ऑफ एथिक्स की बात करेंगे। एथिक इज अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स का मतलब होता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ठीक है, उसके बाद है इट इज बेस्ड ऑन सोशल, कल्चरल एंड मॉरल वैल्यूज। सोशल, कल्चरल और मॉरल वैल्यूज पे ये सारी चीजें डिपेंडेंट है। एथिक्स डायनामिक है और चेंज की जा सकती है टाइम के साथ। डायनामिक यानी कि जैसे टाइम के साथ वो चेंज होती जाती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू मेंटेन ट्रस्ट। ट्रस्ट को बनाने में मेंटेन करता है। और कॉर्पोरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ethical behavior is both collective and individual. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स से क्या क्या बेनिफिट्स है? एक गुड रेपुटेशन बनाती है, पब्लिक इमेज अच्छी हो जाती है, जिसको हम दूसरी भाषा में गुडविल भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इंक्रीजेस कस्टमर एंड एम्प्लॉय ट्रस्ट। कस्टमर और एम्प्लॉय का ट्रस्ट बढ़ता है। लीगल रिस्क कम होते हैं और कंप्लेंट्स भी। एनकरेज करता है ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्रैक्टिस को। लॉन्ग टर्म बिजनेस को सस्टेन करने में हेल्प करता है। एम्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स के क्या एम्स हैं? ये इंश्योर करता है जस्टिस रहे हर एक्शन में, कोई गलत काम ना हो, प्रोटेक्ट करे जाए इंडिविजुअल की डिग्निटी और उसके राइट्स को। ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। मान लीजिए एक बॉस है, अब इस बॉस ने अपने एम्प्लॉय को काम दिया कि आप ये काम करके आओ। अब ये एम्प्लॉय अकाउंटेबल है फॉर हिज एक्शंस। ठीक है, उसके बाद करप्शन रिड्यूस हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन कम होती है बिजनेस की, सोशल वेलफेयर को एनकरेज करता है और हार्मनी रहती है बिजनेस में। देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स है? पहले है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या हुआ? हमने इतनी बार से इंटीग्रिटी का वर्ड पढ़ लिया लेकिन हमने उसका मतलब नहीं समझा। इसका मतलब ये होता है ऑनेस्टी के साथ काम करना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? ओपन शेयरिंग इंफॉर्मेशन। एथिक्स में इंफॉर्मेशन जो है फ्रीली एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनिंग एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी एक्शन है उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। जस्टिस, इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट मिल रही है। रिस्पेक्ट, ट्रीटिंग अदर्स विद डिग्निटी। कंपैशन, कंसिडरिंग अदर्स फीलिंग। दूसरों की फीलिंग्स को भी आप जब कंसिडर करते हो उसको हम कंपैशन बोलते हैं। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एथिक्स। एथिक्स कहाँ कहाँ से एक इंसान के अंदर आती है? ओवर द इयर्स ऑफ फैमिली से और किस रहन सहन से वो रह रहा है। फिर रिलीजन और स्पिरिचुअल टेक्स्ट से भी आते हैं। एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन,
कहाँ किस टाइप की एजुकेशन मिली है, सोसाइटी और उसके ट्रेडिशंस को लेकर भी, लीगल सिस्टम और गवर्नेंस से भी आती है ना। इन चीजों पर अच्छी खासी डिबेट हो सकती है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ का वर्क कंडक्ट कैसा है, ठीक है। फिर है थ्योरीज ऑफ एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, ये फोकस करता है आउटकम्स, डू व्हाट गिव्स द ग्रेटेस्ट नंबर, जो भी चीज सबसे ज्यादा अच्छा नंबर देती है वही चीज तुम करो, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी इट इज कॉल्ड डिओन्टोलॉजी, इसका मतलब होता है ये रूल्स और ड्यूटीज के ऊपर बेस्ड होता है, एक्शन आर राइट एंड रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। ये बेसिकली रूल्स और ड्यूटीज पे बेस्ड है और एक्शन जो सही या गलत होता है रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट चाहे जो भी है वो सही या गलत एक्शन पे डिपेंड करता है। वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स में क्या बोला गया है, फोकसेस ऑन कैरेक्टर टू डू व्हाट गुड पर्सन वुड डू। वर्च्यू एथिक्स मतलब अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो ऑब्वियसली अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि वो गलत दिखे, है ना। तो ये बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ अगर कोई मतलब जो भी कोई अच्छा इंसान या फिर इसको हम लिख देते हैं अच्छा इंसान, अरे जस्ट अ सेकेंड, गुड पर्सन मतलब जो भी अच्छा इंसान है तो वो वर्चुअल एथिक्स के अंदर आ जाएगा। अगला है एथिकल रिलेटिविज्म, राइट एंड रॉन्ग डिपेंड ऑन कल्चर ऑफ कल्चर एंड सिचुएशन, सही या गलत जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड है। और अगर मैं बात करूँ हमारे डिओन्टोलॉजी की, ये इसको सीधी सादी भाषा में अगर मैं बताऊं इसका मतलब ये होता है डूइंग राइट थिंग बिकॉज इट्स योर ड्यूटी, अगर आप वो ड्यूटी है तो वो आपकी चीज सही ही होगी। जैसे लाइक मतलब इसको अगर आपको समझना हो, मतलब समझने का तरीका पता है तो भगवत गीता से आप कर सकते हो कि धर्म, धर्म का बहुत बोलते हैं ना, आई डोंट थिंक ये पेन मेरे से ठीक से आज चल रहा है, बट व्हाट आई मीन टू से कि अगर कोई भी चीज आपकी रूल या ड्यूटीज या धर्म से रिलेटेड होती है तो वो सही ही होगी। नेक्स्ट है इंडियन कल्चर एंड एथिक्स, इंडियन कल्चर और एथिक्स, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कल्चर के बारे में, ठीक है। इंडियन कल्चर एथिक्स को प्रमोट करता है, कहते सत्य बोलो यानी ट्रुथ बोलो, अहिंसा से जियो या फिर नॉन वायलेंस, या धर्म में अपनी ड्यूटी फुलफिल करो, सेल्फ डिसिप्लिन रखो और सेल्फलेसनेस रखो, दूसरों के लिए चीजें करो। जैसे मैंने अभी बताया भगवत गीता, उपनिषद और वेदास ये एथिकल कंडक्ट हमें बताते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की, ठीक है। इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट, यहाँ से हमारा मेन कंटेंट है वो चालू होगा। encourages spiritual and moral growth along with business success, वो ये कहता है आपको बिजनेस सक्सेस चाहिए आप उसके पीछे जाओ लेकिन अपना मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी आप फोकस कीजिए। नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन सर्विस, सेवा पे आप ध्यान दीजिए, कॉपरेशन यानी सहयोग पे ध्यान दीजिए, ट्रस्टशिप यानी नैतिक जिम्मेदारी, आपकी एक जो नैतिक जिम्मेदारी है आप उसको भी पूरा कीजिए। Then we have promote self management, sacrifice, value based leadership, यानी आपका सेल्फ मैनेजमेंट भी हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है कि नहीं, लीडरशिप बना, इन सब चीजों पे फोकस रहता है। यहाँ पर कर्म योग यानी कर्मा, हिंदी में एक्चुअली ठीक से लिखा नहीं रहा तो इंग्लिश में लिखते हैं कर्मा, कर्मा पे फोकस होता है,
ठीक है, नेक्स्ट हमारा होलिस्टिक मैनेजमेंट, यानी कि होलिस्टिक मैनेजमेंट व्यूज द ऑर्गेनाइजेशन एज होल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा सिस्टम है, वहां पर प्रॉफिट के साथ साथ एथिक, सोशल गुड, एनवायरमेंट, एम्प्लॉय की वेलबींग का भी ध्यान रखना चाहिए। इट एम्स एट इंटीग्रेटेड ग्रोथ, माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड सोसाइटी। बट अगेन, ये कितनी आपको लगता है कितनी ऑर्गेनाइजेशंस में ये ऐसा होता भी होगा? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स ही बहुत चलती है, राइट? और आई डोंट थिंक फोकस करना चाहिए, बट ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन इतना फोकस नहीं कर पाता है। फीचर्स ऑफ होलिस्टिक मैनेजमेंट। होलिस्टिक मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं? वैल्यूज एंड एथिक्स ड्रिवन, वैल्यूज पे फोकस रहता है, लॉन्ग टर्म फोकस पे चलता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल नीड्स का ध्यान रखा जाता है, एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। एम्प्लॉयज का ध्यान रखना जाता है, सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है, अडेप्ट टू चेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अडेप्ट किया जाता है चेंज और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, ठीक है। देन हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ होलिस्टिक मैनेजमेंट। बेनिफिट्स क्या क्या है होलिस्टिक मैनेजमेंट के? ये बिल्ड्स अ पर्पस ड्रिवन वर्क प्लेस। एक पर्पस ड्रिवन वर्क प्लेस यानी एक वर्क प्लेस है जहाँ पर किसी को पर्पस पता ही नहीं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, और एक है जहाँ पर उनको पर्पस पता होता है, तो वो एक पर्पस ड्रिवन वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय की मोटिवेशन, उसकी लॉयल्टी जो है वो बढ़ती है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है और इनोवेशन भी अच्छा होता है। इनहेंसिंग पब्लिक इमेज और ब्रांड ट्रस्ट और पब्लिक इमेज भी अच्छी होती है। अलाइन करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। यहाँ से हमारे इंडियन इथोस भी कंप्लीट होती है, जो कि बहुत इजी था, एंड एक्चुअली हमने सिर्फ 12 मिनट में इथोस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे लेसन नंबर 10 पे, विच इज अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स। अब रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिस है of rethinking and redesigning business process to achieve major improvements in productivity, quality and speed. आप जब बिजनेस को री इंजीनियर करते हो, उसके प्रोसेस को, जो भी आपका मैनेजमेंट है, इंटरनल मैनेजमेंट ले लीजिए, उसको आप चेंज करते हो चीज़ों को करने के प्रोसेस को, ताकि आपकी मेजर इम्प्रूवमेंट हो। किन चीज़ों में? प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी में और स्पीड में। अब ये इन्वॉल्व करती है, ताकि ये क्यों बनाया गया? ताकि अननेसेसरी स्टेप्स हट जाएं और जो टेक्नोलॉजी है वो सिंप्लीफाई हो जाए और वर्क फ्लो ज्यादा अच्छे से बढ़े, एक्सेलरेट हो या फिर तेजी से बढ़े। की पॉइंट्स यहाँ से आप क्या क्या ले सकते हैं कि एक ये रेडिकल चेंज है, मतलब स्पीड, मतलब रेडिकल मतलब समथिंग विच इज क्विक। माइनर इम्प्रूवमेंट्स पे नहीं, बड़े चेंजेस पे ध्यान देता है। एम टू रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट कम हो, एफिशिएंसी बढ़े, कोई वेस्टेज ना हो। ऑफन इन्वॉल्व ऑटोमेशन, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिपार्टमेंट्स के अंदर भी हम रिकंस्ट्रक्शन इसमें देखा जाता है। हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन रिमेन competitive इन चेंजिंग मार्केट्स, ऑर्गेनाइजेशन को competitive बनाने में हेल्प करता है, ताकि जो मार्केट है, जो कि डायनामिक है, जो इतनी चेंज होती है, वो उसके साथ competitive रहे, जिस हिसाब से मार्केट चेंज होती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व करती है। कैसे? एनकरेज करना एम्प्लॉयज को, ताकि वो लर्न कर सके, नई चीजों से अडेप्ट हो सके। सच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स नॉलेज शेयरिंग, स्किल बिल्डिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग एट ऑल लेवल्स। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट करती है नॉलेज शेयरिंग को, नॉलेज को आप जो शेयर करते हो, एक स्किल को बनाने के बारे में सोचती है, क्रिएटिव थिंकिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, आप पॉज करके देख सकते हो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। एनकरेज करता है टीम वर्क एंड ओपन कम्युनिकेशन को। कंटिन्यूस एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे फोकस की जाती है, यहाँ पर मिस्टेक से लर्न किया जाता है।
अडेप्ट क्विकली टू एक्सटर्नल चेंजेस, तो ये सब आप देख सकते हो। बेनिफिट्स में भी कुछ ऐसा खास है नहीं, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, वही सारी चीजें जो हम इतनी देर से देख रहे हैं। अब आते हैं मेन चीज पर, ठीक है। सिक्स सिग्मा सिक्स सिग्मा एक डाटा ड्रिवन, एक बेसिकली एक मैनेजमेंट मेथड है, जहां पर एम किया जाता है कि आप डिफेक्ट्स को आप हटा दो और आपकी क्वालिटी इंप्रूव कर सको एक बिजनेस प्रोसेस में। एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम्स को, उसकी वेरिएशन को रिड्यूस कर सकते हो, और एक बेसिकली आपको एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, गोल क्या रहता है कि 99.9966% की क्वालिटी का परफेक्शन रहे। ये क्या यूज करता है, ये DMAIC मेथड यूज कर सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के वो आपके स्टैंडर्ड्स को हाई मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अब इसके रोल्स क्या होते हैं, रोल आप पहले ये टर्मिनोलॉजीज एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको ये पूरा फिर समझाऊंगी कि ये है क्या। एक बार आपको टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। तो रोल्स की बात करें, हमारे पास वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। ये 10 एक्सपर्ट्स होते हैं सिक्स सिग्मा। अब आप देखो, ये इसका सिक्स सिग्मा मैंने जैसे बताया क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सबसे पहला है गोल, आप गोल्स इसमें सेट करते हो, ठीक है। आप अप्रोच करते हो डेटा ड्रिवन फैक्ट्स, यहाँ पर डेटा ड्रिवन फैक्ट्स का यूज होता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक, वैसे इसमें दो मेथड होते हैं जैसे, लेकिन यहाँ पर एक मेथड है जिसको हम कहते हैं DMAIC मेथड, जिसमें आप डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल का यूज करते हैं। यहाँ पर आप ये तब यूज होता है कि जब आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। एक बार मैं लिख दूं, इम्प्रूविंग एग्जिस्ट, एक काम करती हूँ, ओके, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, इसमें लिखा नहीं है पर हमारे पास एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं DMADV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई। इसको हम कहते हैं डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, फिर वेरीफाई, ठीक है। ये है हमारा ये, लेकिन आई थिंक हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट है वो यही रहेगा, DMIC साइकिल। ये भी है, पर जैसे ये जो है ये तब यूज होता है कि आप नए प्रोडक्ट अगर आप लाना चाहते हो, तो फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। सो ये बेसिकली क्या हुआ, इस सिक्स सिग्मा बेल्ट के एक तरीके से आप मान लीजिए रैंक्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, जैसे मार्शल आर्ट्स में हमें पता है ना, वैसे यहाँ पर भी ये यूज हुए हैं। जैसे ग्रीन बेल्ट जो है
ग्रीन बेल्ट। अब ये ग्रीन बेल्ट क्या होता है, ये पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स में काम करता है while continuing their रेगुलर जॉब, ठीक है। अब ब्लैक बेल्ट क्या करता है, ये फुल टाइम वर्क करता है। सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ उसके रिगार्डिंग। मास्टर ब्लैक बेल्ट ये स्ट्रेटेजिक लीडर होता है, ठीक है। बेसिकली ये है, अगर मैं आपको यहाँ कहाँ लिखूं, यही साइड में लिख देते हैं। अगर ग्रीन बेल्ट है, ठीक है, ग्रीन बेल्ट है तो वो एक हेल्पर है, एक तरीके से हेल्पर या फिर एक प्रैक्टिशनर। फिर जो हमारा ब्लैक बेल्ट है ये है लीडर एंड एक्सपर्ट। फिर हमारा है मास्टर ब्लैक बेल्ट, ये होता है हमारा टीचर और स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली एक स्टूडेंट हो गया, ये एक मॉनिटर हो गया और ये टीचर हो गया, इस तरीके से आप भी समझ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन है सारी एक्टिविटीज का, जो कि प्रोड्यूसिंग से लेके डिलीवरिंग ऑफ प्रोडक्ट या कोई सर्विस तक वो डील करता है। सप्लायर, मैन्युफैक्चर और वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब लोगों को इंक्लूडिंग रिटेलर्स, इन सबको वो जोड़ के रखता है, कनेक्शन की तरह वो वर्क करता है, ठीक है। अब इसके की एलिमेंट्स क्या है? आप रिसोर्सेज प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी आप रॉ मटेरियल्स लाते हो, प्रोडक्शन होती है, इन्वेंट्री मैनेज होती है। अगर मैं इसको फिर भी थोड़ा डिटेल में जाऊं तो इसके स्टेज क्या होता है, आप रॉ मटेरियल्स लाते हो, उनको प्रोड्यूस करते हो, वेयर हाउसेस में स्टोर करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के पास जाते हो बल्क में, क्योंकि उनकी मूवमेंट होती है तब। रिटेलर्स को आप क्या करते हो, कस्टमर से मिलते हैं, उनको देते हैं, और एंड यूजर हम हमारा जो होता है वो कस्टमर होता है। अब जो गोल है इसका बेसिकली होता है कि आप कॉस्ट रिड्यूस करो, इम्प्रूव हो पाए आपकी स्पीड, और एक क्वालिटी मेंटेन करी जाए ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो। की एक्टिविटीज क्या है इसमें कि आपके प्रोक्योरमेंट हो रही है, सॉरी, प्रोक्योरमेंट हो रही है रॉ मटेरियल्स की, प्रोक्योरमेंट के बाद प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हो रही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बाद ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर नहीं लिखा पर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारा डिमांड फोरकास्टिंग, हाँ, डिमांड फोरकास्टिंग हो रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि एक वेल मैनेज सप्लाई चेन क्या होता है, वो रिड्यूस कर देता है डिलेज, ठीक है। यहाँ से हमारा ये चैप्टर भी खत्म। यहाँ समरी है, एंड विद दिस हम आते हैं लास्ट लेसन पे, और अभी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये विद इन 1 आवर हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। लेसन 11 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इमर्जिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। अब एक वर्कफोर्स नहीं, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब होता है एम्प्लॉयज को, मतलब एम्प्लॉयज के अंदर ही अलग अलग जेंडर के लोग, अलग अलग जो है एजेस के लोग, कल्चरल लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग होने वाला, रिलीजन्स अलग अलग होने वाले, मतलब डाइवर्सिटी उसी को ही कहेंगे। अब अभी क्यों जरूरत है कि आपको डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट इनोवेशन डिसीजन मेकिंग के लिए आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिल जाते हैं, ठीक है। द केस फॉर वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, वर्क प्लेस होना चाहिए शायद, ठीक है।
improves creativity and problem solving. Creativity improve होती है, problem solving अच्छी खासी हो जाती है हमारी. Helps in understanding diverse customer needs. Diverse customer needs को समझने को हो जाता है, मतलब आप कस्टमर के नीड्स को अच्छे से समझ पाते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है साउथ में और उसके टीम में कोई साउथ का ही बंदा, तो फिर वो एक पर्सपेक्टिव दे सकता है अच्छा, कि मान लीजिए पैराशूट का ऑयल जैसे वहां पर बहुत चलता है, लाइक नारियल का तेल और ऑयल, तो उस पर वो पर्सपेक्टिव दे सकता है. कस्टमर या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड इंटेंशन को ये बढ़ाता है. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी लोकेशन से आ रहा है जहाँ इंग्लिश इतनी नहीं बोली जाती, लेकिन फिर वह ऐसे गुड़गांव दिल्ली टाइप की जगह आ जाता है या ऐसे वर्क प्लेस पे काम करने लगता है जहाँ इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है. इनिशियली उसको थोड़ा ऑफ लगेगा, पर फिर वो देखेगा कि हाँ उसी के साथ वाला भी सेम गांव का है या सेम सिटी से आता है जहाँ शायद इतनी इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा. अट्रैक्ट्स ग्लोबल टैलेंट. ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाता है, स्ट्रेंथन की जाती है ब्रांड इमेज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को. ठीक है. वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन. डाइवर्सिटी जो है वो होता है डिफरेंसेस के ऊपर. मेन उसका कॉन्सेप्ट ही डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना है, लेकिन उन डिफरेंसेस को आप ऐसा नहीं कि आप उनको अलग, आप उनको इंक्लूड करें. इंक्लूजन यहाँ वर्ड यूज हुआ इसके लिए, आप ताकि सभी लोगों को एक्सेप्टेड फील करा रहे हो. A workplace must go beyond hiring diverse people and also ensure that they feel respected, heard and treated equally. फिर है इसके बाद वर्कफोर्स इंक्लूजन इन. ठीक है, इसमें क्या बोला जाए, इंक्लूजन मतलब सबको इन्वॉल्व करो हर डिस्कशन में, डिसीजन में, अपॉर्चुनिटी, रिगार्डलेस उनका बैकग्राउंड क्या है. वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क और लाइफ के बीच में, प्राइवेट लाइफ के बीच में और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस होना, उसे ही हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केस फॉर वर्क लाइफ बैलेंस. ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस और बर्नआउट को, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी रहती है, परफॉर्मेंस भी हमारी बढ़ती है अगर बैलेंस रहेगा, क्योंकि बैलेंस रहेगा तो हम स्ट्रेस या बर्नआउट फील नहीं होने देंगे. हेल्प्स रिटेन स्किल्ड एम्प्लॉयज. स्किल्ड एम्प्लॉयज जो हैं वो भी हमारे साथ बने रहेंगे. मेंटल वेलबींग भी अच्छी रहेगी. इसके बाद है वर्क प्लेस स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग वर्क लाइफ बैलेंस. आपके आवर्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, 9 to 5 जॉब होनी चाहिए. ठीक है. इम्प्रूव वर्क हाइब्रिड, यानी वर्क फ्रॉम होम और ऑफलाइन वर्किंग दोनों अवेलेबल हों. टाइम ऑफ पॉलिसीज एंड लीव बेनिफिट्स, जैसे कि मैटरनिटी लीव होती है जो मिलती है आजकल, पैटर्निटी लीव्स भी मिलती है. ठीक है. इन चीजों पे फोकस करना. एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम, यानी अगर स्ट्रेस डिप्रेशन पे लेके अवेयरनेस फैलाना, ग्रोथ पे ध्यान देना. सपोर्ट लीडरशिप एंड वर्क कल्चर. कोई भी अगर सेलिब्रेशन होते तो साथ में सेलिब्रेट करना. नेक्स्ट है हमारा फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग क्या होता है कि जब एक पर्सन इंडिपेंडेंटली वर्क करता है विदाउट बीइंग एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये फुल टाइम वर्कर्स नहीं होते, जब उनके पास काम आता है वो तभी काम करते हैं. ठीक है. इंटरनेट एंड फ्रीलांस वर्क दोनों अलग कैसे हैं. इंटरनेट क्या है, उसने पहली बात तो फ्रीलांसर को इजी बना दिया. अगर कोई सॉफ्टवेयर जो है डेवलपर है, वे सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास काम करना कैसे कितना इजी है, क्योंकि इसके पास इंटरनेट फैसिलिटीज हैं. कहीं भी घर बैठे बैठे ही अपना काम कर सकता है. अगर कोई छुट्टियां हैं जहाँ इसको जाना है तो वो वहां जाके भी अपना काम कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड वर्किंग फ्रॉम होम. फ्रीलांसिंग आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लेकिन आप काम कर सकते हो बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ. हालांकि आप अगर वर्क फ्रॉम होम में हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है. एक रेगुलर एम्प्लॉय होता है जो कि रिमोटली अपने घर से काम कर रहा होता है. फ्रीलांसर क्या होता है, वो प्रोजेक्ट्स को चूज करते हैं. रिमोट वर्कर जो है कंपनी के रूल्स के अंडर काम करते हैं. फ्रीलांसर को अपने टैक्स और पेमेंट्स खुद हैंडल करने पड़ते हैं.
हमारे पास है फ्लेक्सिबल टाइमिंग या फ्लेक्सी टाइम यहाँ पर बोला गया है। यह एम्प्लॉय को अलाउ करता है कि आप वर्किंग आवर्स कब चूज कर सकते हो। अब आप चाहे तो 7 से 3 की टाइमिंग या 10 से 6 की टाइमिंग भी आप चुन सकते हो। वर्क फ्रॉम होम तो कोविड-19 में हमने देखा ही था कि कितने सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया था। ठीक है, हमारे पास अब है को शेयरिंग और को वर्किंग। को वर्किंग का क्या मतलब हुआ? को वर्किंग स्पेसेस का मतलब है आर शेयर्ड ऑफिस एनवायरनमेंट यूज्ड बाय फ्रीलांसर, स्टार्टअप्स और रिमोट वर्कर्स। अगर आप जाओ, आई एम श्योर साउथ दिल्ली या गुड़गांव साइड या कहीं भी, इवन नोएडा, आई थिंक आपको फ्री वर्किंग से स्पेस की होर्डिंग देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर बेसिकली जो बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं वो और बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, वो उस जगह को लैंड कर देते कुछ टाइम के लिए, फिर वो वहां पर काम करते हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, तो वाईफाई, मीटिंग रूम्स, कम्युनिटी इंटरेक्शन, ये सारा चीज वहाँ होती है। ओके, एंड इसी के साथ हमारे एक्चुअली विद इन अप्रोक्स 30 मिनट्स हमारा लाइक 30 मिनट्स में हमने अपनी यूनिट 5 जो है वो भी कंप्लीट कर ली है। एंड अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट होइए। फॉर नाउ बाय, एंड हमारी बिजनेस लॉ की भी प्लेलिस्ट जल्दी आती होगी। सो प्लीज कमेंट अगर आपको कोई डाउट हो, हम उसको हैंडल